ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम अपने बोर एटॉमिक्स मॉडल्स को स्टडी किया था और आज उसी को आगे स्टडी करें, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। देखो, आज हम बोर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। हमने मॉडल्स को स्टडी किया था अपने पिछले वीडियो में डिटेल से। एप्लीकेशन मीन्स इसका यूजेस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बोर एटॉमिक मॉडल्स ने हमने क्या जो इंफॉर्मेशन दी कि सेंटर में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के अराउंडिंग क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ को हमने नाम दे दिया ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट को हमने इंडिकेट किया या तो के, एल, एम, एन से इंडिकेट करें या हम इंटीजर से इंडिकेट करें 1, 2, 3, 4। इस फॉर्म में इसके साथ हमें क्या इंडिकेशन मिली कि जो डिफरेंट हम ये यूज कर रहे हैं, हमने जो सर्कल ड्रा किए इसको या तो ऑर्बिट के नाम से पढ़ते हैं या सेल के नाम से। अब इसके ऑर्बिट के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और सेंटर में जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। ये सब हमने किसमें पढ़ा, नील बोर मॉडल के अंदर, या बोर एटॉमिक्स मॉडल हम स्टडी करें। अब इसकी एप्लीकेशन करनी है इसी मॉडल्स को यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी अगर फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट वन हम इसको यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ एटम्स या रेडियस ऑफ एनी सेल ऑफ एन एटम। कि अगर हम ये कहें कि फर्स्ट सेल की कितनी रेडियस है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है, फोर्थ की कितनी है, तो हम किसी भी एटम की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। या हम ये कहें कि डिफरेंट सेल में उस सेल की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, वो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को मैनिपुलेट करके अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी ये यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारी, ये आर फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। यानी यहाँ जो आपकी n की वैल्यू है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल। ये n की वैल्यू यहाँ कितनी रहेगी, कोई भी इंटीजर कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन की इसकी बताओ। कई बार हो सकता है कि 1 की जगह के, एल, एम, एन ये यूज कर रखा हो आपका, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ सेल है तो उसकी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो रेडियस आपने एक फिक्स वैल्यू याद रखनी है। अगर हम ये कहें कि हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन के लिए, तो ये तो अपनी है 0.529 एंगस्ट्रम। किसके लिए है ये, फॉर n = 1 एंड हाइड्रोजन एटम के लिए। यानी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो आपके रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.529 एंगस्ट्रम। अगर हम यही किसी भी एंड सेल के लिए निकालेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0.529 एंगस्ट्रम इंटू क्या कर देंगे, n²। लेकिन यही हमने n सेल के लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए निकालनी है, तो हम यहाँ एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे और ये कितनी हो जाएगी, 0.529 एंगस्ट्रम। तो यूं का यूं रखना है आपने, इंटू n²/Z। ये फॉर्मूला यूज करके हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक किसी भी स्पीसीज के लिए रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी nth ऑर्बिट के लिए। अब इस केस में देखो, यहाँ जो हम Z की वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं, ये Z किसको इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। और यहाँ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या हो जाएंगी हमारे पास, जैसे हम ये कहें कि हीलियम, लिथियम +2 लिख दें, हम बेरिलियम +3 लिख दें, क्योंकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखना है। तो इसी के केस में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस फॉर गिवन सेल ऑफ एन एटम से कि कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी रेडियस फाइंड आउट करो।
इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फाइंड आउट करो न्यूक्लियस से, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में, दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाता है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करो। तो हम ये याद रखेंगे कितनी है, 0.529 एंगस्ट्रम। सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। मीटर में भी कर सकते हैं, तो इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। आपने ये दो डाटा यहाँ याद रखने हैं। देखो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, एप्लीकेशन में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आपसे कह दें फाइंड आउट रेडियस ऑफ atom if electron present in third cell of lithium ion। आपको ये दे दिया है। अब हम क्या देखेंगे, देखो एक तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे थर्ड सेल है, दैट मीन्स n की वैल्यू 3 मिल गई है। अब हमारे पास लिथियम आयन है, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो इजीली अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले में पुटअप करके, या हमने इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो अपनी रेडियस क्या हो जाएगी, देखो ये तो फिक्स 529 रखेंगे हम। n की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है 3, एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रम। और अगर सेंटीमीटर में निकालें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में है तो मीटर में, जिस डाटा में हमें आंसर गिवन है। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस ऑफ एनी सेल इन गिवन स्पीसीज के अंदर। देखो नेक्स्ट वन, इसकी एप्लीकेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये हमें क्या बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन अगर कौन सी सेल में रिवॉल्व कर रहा है, वो कितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा। ये भी हमें किसने दिया, नील बोर एटॉमिक मॉडल से। यानी सेकंड वन, अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें हम, फर्स्ट वन हम इससे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट। किसी गिवन ऑर्बिट में प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। अब एनर्जी के लिए हमने क्या याद रखना है कि अगर सिंपल हम हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें हम, हाइड्रोजन की, तो अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सिंपल अगर फर्स्ट वन हम बात करें किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट। दैट मीन्स देखो हम बार बार यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 की वैल्यू 1 है, और हाइड्रोजन एटम है दैट मीन्स z की वैल्यू 1 है। तो अपने पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम। कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आपकी फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन की, तो अपनी एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस। यहां माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, देखो हमने पीछे इसकी थ्योरीज के अंदर, पोस्टुलेट के अंदर स्टडी किया था कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है ये नेगेटिव साइन, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेल से दूर जाता जाएगा अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो नेगेटिव की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने याद रखना है किसके लिए,
हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो अगर सिंपली हम इसको 1 से डिनोट कर दें, इसको हम डिफरेंट टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने जूल में निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, क्योंकि एनर्जी को मेजर करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो इसी तरह से अगर एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी केस में ये कहो कि हमने तो पर एटम नहीं जी पर मोल निकालनी है, तो हमें पता है सिंपली अगर आपसे कहे कि पर मोल निकालो, तो हमें पता है कि एक मोल में कितने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है, यानी किसी भी 1 मोल में यानी 6.022 10⁻23 एटम्स है, तो हम पर मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एनर्जी तो कैलोरी में भी होती है और किस में होती है, हमारी जूल में भी। तो अगर जूल और कैलोरी में अगर हम राइट अप करें, तो अपने पास क्या हो जाएगी, ये अगर हाइड्रोजन के लिए ही निकालें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये अगर हम राइट करें, देखो माइनस साइन रखना है आपने, (313.6 किलो कैलोरी पर मोल। अगर कहें जी हमने तो जूल में निकालनी है, तो जूल में कितनी हो जाएगी अपनी, -1312 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सारे की सारी वैल्यू किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन किस में है, फर्स्ट सेल में। और अगर हमें किसी भी तरह के एटम्स के लिए निकालना है, कोई भी स्पीसीज हमें गिवन है, उसके केस में कैसे निकालेंगे, देखो हम यही वैल्यू अगर हमें किसी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के लिए कैलकुलेट करनी है, तो हम इसी के केस में अगर ये राइट अप करें हम, जैसे ये तो हमने हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट की, अगर आपका हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट सेल में, और यही हम फाइंड आउट करें फॉर एनी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दैट मीन्स आपने n सेल के लिए निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, E1 इंटू क्या करेंगे, Z² / n²। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये सारी E1 की वैल्यू हो जाएंगे, यानी सबसे स्मॉलेस्ट साइज का हाइड्रोजन एटम और उसके भी फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो हम बाकी की क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी केस में हमें पता है n क्या रहेगी, नंबर ऑफ सेल, और z क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। अब इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम देखो जूल में भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, कैलोरी में भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट तीनों डाटा के अंदर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी केस में देखो एक न्यूमेरिकल अगर हम सोल्व करके देखें, तो ये हाइड्रोजन के लिए भी फॉलो हो जाएगी। ये जो हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए यूज कर सकते हैं, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, यानी कंडीशन क्या है, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए फॉलो करते हैं। अब इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन करके देखें हम, एनर्जी के ऊपर ही अगर हम एक क्वेश्चन फॉलो करें, तो ये किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपसे कह दें फाइंड आउट energy of electron if present in fourth cell of helium ion। ये भी कह सकता है वो जंप करके एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर में गया हुआ है, तो हम इजीली कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो भी आप कुछ भी नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी है, हम जूल में निकालें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें, तो देखो अपने पास जूल में क्या वैल्यू थी,
यहाँ E1 की वैल्यू अपनी कितनी थी, -2.18 10⁻⁻18 जूल। अब यहाँ एक ही आयन दे रखा है, यानी पर मोनो के लिए निकालना है हमने, और एक है कि पर मोल निकालना है, कुछ अमाउंट दे दे तो मोल कंसेप्ट को यूज करके उसमें फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ हमें फोर्थ सेल है, दैट मीन्स N की वैल्यू 4 मिल गई है, और हीलियम है, दैट मीन्स Z की वैल्यू 2 मिल गई है। तो इजीली फॉर्मूले में पुटअप करें, अभी हम फोर्थ सेल के लिए निकालें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो ये हो जाएगी -2.18 इंटू 10⁻18। Z की वैल्यू कितनी है, 2 की स्क्वायर करेंगे हम, और N की वैल्यू 4 है, इसकी स्क्वायर करेंगे। अब अपने आप इसको सोल्व आउट करके क्या निकाल लेंगे हम, एनर्जी। यानी सिर्फ हमने ये देखना है कि कौन सा ऑर्बिट N की वैल्यू क्या है, और Z मीन्स एटॉमिक नंबर उस स्पीसीज के लिए। जो भी आपको हीलियम या मिलेगा मोनो इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इजीली हम किसी गिवन इलेक्ट्रॉन की गिवन सेल में एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जैसे हमें देखो यहाँ एनर्जी का रिलेशन देखें, अगर N की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ जो आपका साइन है वो नेगेटिव में है, ये नेगेटिव साइन मीन्स N की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर सेल में जाता जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स में N की वैल्यू और नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स जैसे N की वैल्यू इंक्रीज होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर हम देखो इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये याद रखेंगे, अगर यहाँ N की वैल्यू इंफिनिटी है, दैट मीन्स एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और अगर हम ये कहें यहाँ N की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन किस में है, ग्राउंड स्टेट में। इस केस में इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और एनर्जी अगर मिनिमम है तो एटम क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टेबल। और मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि पता है हमें मिनिमम एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। थर्ड वन एप्लीकेशन करते हैं, देखो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये कितनी वेलोसिटी के साथ यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस फाइंड आउट कर लिया हमने, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड वन क्या निकाल सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं इन ए गिवन सेल। किसी भी गिवन सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी के लिए हमें क्या रिलेशन मिला, देखो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे हम जनरली, सनलाइट के लिए से यूज करते हैं। तो ये हमें रिलेशन मिला 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो हमने किसके लिए फाइंड आउट किया, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। इफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ये तो किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। और यही हम किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, एन सेल के लिए और किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो अभी, यानी अगर आपने वेलोसिटी एन सेल के अंदर फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही रखेंगे हम, मल्टीप्लाई में कर देंगे यहाँ पे Z/n, क्या कर देंगे Z/n। Z क्या एटॉमिक नंबर, n क्या नंबर ऑफ सेल। तो ये हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सेल में। कोई भी n सेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मीन्स मोनो इलेक्ट्रॉनिक।
Z किसको इंडिकेट करता है? एटॉमिक नंबर को। और N किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ सेल की फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में, थर्ड में, कौन से में प्रेजेंट है। और एटॉमिक नंबर हमें पता है, वैसे भी 20 तक हमने सबने याद किए थे 10th क्लास में भी, और आगे तक भी सबको पता है। तो हम किसी भी सेल में ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सिंपली आपको ये कहे फाइंड आउट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट revolve in second orbit of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड। सेकंड ऑर्बिट है यानी n की वैल्यू 2 मिल गई है, हाइड्रोजन है दैट मीन z की वैल्यू 1 मिल गई है। अब फॉर्मूले में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने वेलोसिटी निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए 2.18 10⁸ यूं का यूं रखेंगे, z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, और ये किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्या मिल जाएगी हमें? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो किसी भी गिवन ऑर्बिट के लिए क्या निकाल सकते हैं हम? स्पीड, वेलोसिटी भी है ना। हमने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके देखो नेक्स्ट वन हम इसी से क्या निकाल सकते हैं? रेडियस निकालनी है हमने, एनर्जी भी निकाल ली, वेलोसिटी भी निकाल ली है। अब ये इस फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लेता है, कितने ऑसिलेशन पूरे कर लेता है। तो इसके अगर नेक्स्ट वन एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम बोर एटॉमिक मॉडल से? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक गिवन इलेक्ट्रॉन किसी गिवन एटम्स के अंदर एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है, उसी को क्या बोलेंगे हम? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, या हम ये कहें कि नंबर ऑफ सर्कल कंप्लीट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, या सिंपली हम यह वर्ड यूज करते हैं ऑसिलेशन, कंप्लीट बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट इन 1 सेकेंड। देखो एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, वो क्या होगी? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी भी अपनी क्या हो जाएगी? nth के लिए अगर निकालना है हमने, किसी भी n सेल के अंदर रिवॉल्व करी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? जैसे हमने सिंपल रिलेशन देखो यहां पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू लैम्डा। अब ये सर्कुलेशन पूरा कर रहा है, सर्कल के अंदर जा रहा है, तो यहाँ अपनी कंप्लीट जो वेवलेंथ हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 2πr, और c को हम वेलोसिटी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो अपनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? अभी वेलोसिटी अपॉन 2πr सर्क्यूम्फ्रेंस, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सेल कि गिवन ऑर्बिट में उस सेल का सर्क्यूम्फ्रेंस कितना है, और इसी को सोल्व आउट करके हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। अगर दोनों की वैल्यू पुटअप करें तो n सेल के लिए अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी? 6.66 इंटू 10⁻, अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें मिलती है 10⁻15। ये तो फिक्स रहेगी किसके लिए? ये हाइड्रोजन के लिए अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए सोल्व करें तो क्या हो जाएगी? ये
जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की कि वो कौन सी सेल में किस स्पीसीज के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स हमें पता है, टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट वन हम स्टडी करें दैट इज टाइम पीरियड, यानी अगर हम इसी से क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर एन सेल के लिए निकालेंगे तो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका, और ये अपना कितना आ जाएगा। अभी देखो अगर इसी को इन्वर्स करके सोल्व आउट करें तो इसी को इन्वर्स करके राइट करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम एन सेल के लिए एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर इंटू अगर 1/6.6 को सोल्व आउट करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻16। और टाइम ये किस में, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं हम, हर्ट्ज में या पर सेकंड के अंदर। तो ये किस में आ जाएगा अपना अभी सेकंड के अंदर। तो किसी भी एन सेल के लिए टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन का। तो ये फॉर्मूला भी हमने क्या करना है, याद रखना है। फिर गिवन सेल अगर स्पीसीज दे रखी है तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसी को यूज करके हम ये कहे कि कितना एग्रीमेंट कर रहा है, तो हमने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। लाइन स्पेक्ट्रा मीन्स अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन या प्रेजेंट है या मेंशन कर रखा है, या हमने ये कहे कि ये इलेक्ट्रॉन था, ये रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी इमिट कर देता है। एनर्जी इमिट करेगा तो क्या करेगा, ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में भी आएगा। तो कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये अपना लोअर में और इसने कुछ फ्रीक्वेंसी की अभी क्या करे, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, लेटर ने ई रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली है, इसने एनर्जी क्या की है, इमिट करेगा तो हायर से लोअर में आएगा। और अगर यही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर से हायर ऑर्बिट के अंदर एक्साइटेशन करेगा। अब लोअर को तो क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, और जो हाई ऑर्बिट होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब लोअर और एक्साइटेड को यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी के इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसकी अगर नेक्स्ट वन एप्लीकेशन लिखें तो वी कैन इजीली फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, या लाइन क्या निकाल सकते हैं इसी के लिए हम, वी कैन इजीली फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। हमने देखो एक वेव नंबर या इनवर्स ऑफ वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसके बराबर है अभी, रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो हमने पीछे स्टडी किया था, इसी को यूज करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। एन अपनी क्या रहेगी, नंबर ऑफ सेल, आर क्या है हमारा, रिडबर्ग कांस्टेंट, वेव नंबर और वेवलेंथ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन फाइंड आउट करने हैं। अगर पहला केस ये कहें व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth सेल टू ग्राउंड, यानी सिर्फ अगर आपको एक सेल की वैल्यू गिवन है तो मैक्सिमम लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, n इंटू n माइनस 1/2। तो ये क्या आ जाएंगी, मैक्सिमम लाइन आ जाएंगी हमारी कि स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन मिलेंगी हमारी। जैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, आपको ये दे दे फाइंड नंबर ऑफ लाइन फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या दे दे कोई मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इफ इलेक्ट्रॉन जंप
फ्रॉम फिफ्थ, देखो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइन फॉर्म्ड इन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ सेल टू ग्राउंड स्टेट। अगर अपना फिफ्थ सेल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, दैट मीन्स हमें n की वैल्यू मिल गई है। n की वैल्यू हमारे फिफ्थ सेल है तो हम क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 5। अब फॉर्मूले में पुटअप करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू अपनी 5 है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे कि मैक्सिमम लाइन कितनी मिलेंगी हमें, स्पेक्ट्रम के अंदर मैक्सिमम लाइन कितनी होंगी, n की वैल्यू 5 पुट करें, 5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कितनी हो जाएंगी, देखो 5 इंटू 4/2 यानी 20/2 कितनी हो जाएंगी, 10 लाइन्स। यानी गिवंस इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है तो हमें मैक्सिमम 10 लाइन्स मिल सकती हैं स्पेक्ट्रम में। ये तो हम करे थे अगर इलेक्ट्रॉन n सेल से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, हो सकता है हमें दोनों सेल दे दे कि ये कहे कि थर्ड से फर्स्ट में जा रहा है, फोर्थ से सेकंड में जा रहा है, तब कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड वन कंडीशंस क्या हो जाएगी हमारी, अगर हम फाइंड आउट करनी हो मैक्सिमम लाइन, कंडीशन क्वेश्चन में ये भी हो सकती है हमें दे दे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 सेल टू n1 सेल। देखो n2 और n1, n2 मीन्स कोई भी आपकी हायर सेल दे रखी हो और n1 मीन्स जो भी आपकी लोअर सेल गिवन है। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए n2 माइनस n करेंगे इंटू n2 माइनस n1 और प्लस 1 करना है, देन डिवाइडेड बाय 2। ये भी हमें क्या दे देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होंगी आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। ये कहे कि इलेक्ट्रॉन जंप n2 से n1 में कर रहा है या 2 सेल के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है, तो हम इस केस में कैसे सोल्व आउट करेंगे, यानी आपको n2 और n1 दोनों वैल्यू गिवन है। अब यहां हमें क्वेश्चन दे दे, ये कह दे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फिफ्थ सेल टू सेकंड सेल। देखो अभी क्वेश्चन दे दिया हमें कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड सेल में ट्रांजिस्ट कर रहा है, जंप कर रहा है, तो हमने नंबर ऑफ मैक्सिमम लाइन फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमारे पास जो n2 की वैल्यू है वो तो आ गई 5 और n1 की वैल्यू आ गई कितनी है 2। तब इजीली निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुटअप कर दें, n2 की वैल्यू 5 माइनस 2 पुट करें हम, 5 माइनस 2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2। तो अपने पास इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या जाएगा, देखो 3 इंटू 4/2 यानी 6 लाइन हमें मिल जाएंगी। मैक्सिमम कितनी लाइन मिलेंगे हमें, 6। देखो इसे और देखेंगे हम, जैसे जंप कर रहा है ये, तो हम उसे इंटेंसिटी ऑफ लाइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके अंदर ज्यादा इंटेंसिटी बनेगी, किसके अंदर कम इंटेंसिटी बनेगी। तो इसकी नेक्स्ट वन एप्लीकेशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइन। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर नेक्स्ट वन एप्लीकेशन राइट करें हम, इंटेंसिटीज ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम, कि कितनी लाइन आपके गिवन स्पेस में मिलेंगी। इंटेंसिटी मीन्स कितनी डेंस लाइन मिल रही है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ मिल रही है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी है, तो याद रखेंगे, देखो जैसे ही कोई लोअर से हायर में जाएगा, जैसे हमें पता है कि n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो हम बोलते हैं लाइमन सीरीज है, 2 है इसके लिए क्या बोलते हैं हम, बार्मर सीरीज है, पास्टन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, ये हमने स्टडी किया है। तो सिंपली अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें 4, 5 के लिए, और हमें ये गिवन है अगर आपका ट्रांजिशन कर रहा है, तो सिंपली याद रखना है आपने, इंटेंसिटीज ऑफ लाइन डिक्रीज विथ
इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ N2। N2 मीन्स हायर सेल की जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइन क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि हमारे पास लाइमन सीरीज है और इसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइन देखनी है। लाइमन का मतलब क्या है, आपकी N1 की वैल्यू तो 1 रहेगी, अब N2 की वैल्यू चेंज हो सकती है। आपकी N2 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 एंड सो ऑन। और अगर यहाँ हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइन देखनी है तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइन क्या पॉसिबल है कि सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है, या हम ये कहें कि 3 से फर्स्ट में हो रहा है, या कहें कि 4 से फर्स्ट में हो रहा है, तो ये अपनी पास क्या थी, ट्रांजिशंस। और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हमें किसमें मिलेंगी, लोअर में मिलेंगी। हायर की बजाय लोअर की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। अब इसी केस में हम इंटेंसिटी के साथ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अपना बोर एटॉमिक मॉडल्स है, इन एग्रीमेंट है। एक्सपेरिमेंटली जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किया था, रिडबर्ग इक्वेशन जो पढ़ी, उसके साथ एग्रीमेंट करता है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी गिवन ट्रांजिशंस के अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी पॉसिबल होगी, या हम ये कहें कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बजाय कोई रेडिएशंस मिनिमम एनर्जी की कब होगी। क्योंकि देखो हमें पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या है, एच न्यू के बराबर, और न्यू किसके बराबर है, सी अपॉन लैम्डा। और अगर आपकी प्लैंक कांस्टेंट और एनर्जी कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रांजिशन या रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी गिवन वेवलेंथ के लिए, ट्रांजिशंस के लिए हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं या मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी कब होगी, अपने पास एक रिलेशन था ये R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। वेवलेंथ से एनर्जी का रिलेशन हमें पता है, तो इससे हमारे लिए कब हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर हमने फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स N2 की वैल्यू क्या होगी, जब N1 प्लस 1, यानी इस केस में अपनी क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। और दैट रेडिएशन अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की है तो उसके अंदर क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। इसी केस में हम क्या निकाल सकते हैं, सीरीज लिमिट निकाल सकते हैं या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। देखो इसी से हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी। यही इसी केस में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सीरीज लिमिट निकाल सकते हैं, या हम ये कहें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो ये कहें कि मैक्सिमम एनर्जी की रेडिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी। इस केस में आपने याद रखना है व्हेन N2 इक्वल टू इंफिनिटी। अगर N2 इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका इंफिनिटी से करेंगे तो अपनी जो रेडिएशंस आ जाएगी, यहाँ वेवलेंथ के केस में निकालें, ये अपनी कितनी आ जाएगी, R अपॉन N1 स्क्वायर। और ये N1 की वैल्यू हमारे किसी भी सीरीज के लिए लाइमर है, बार्मर है, या हम ये कहें पास्टन है, ब्रैकेट है, ये हमने अपने पीछे वीडियो में पढ़ लिया है, या पी फंड है, सबके लिए N1 की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। तो N1 की वैल्यू से हम सीरीज की लिमिट निकाल सकते हैं, और सीरीज लिमिट है उसी को क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी की कितनी होगी। तो इसी से हम उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपने अपनी नोट्स कर लेना है इसी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एनर्जी, आयनाइजेशन और पोटेंशियल्स नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।